कहा गया कि इंडिया में 30 लाख रुपीस की सैलरी लेना यूएसए में $120,000 कमाने के बराबर है। इस कंपैरिजन को समझने के लिए सिर्फ सैलरी को कंपेयर करना काफी नहीं है, बल्कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, टैक्सेस, सेविंग्स पोटेंशियल और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अमेरिका में $100,000 की सैलरी काफी अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन हाई टैक्सेस, इंश्योरेंस कॉस्ट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के कारण यह उतनी वैल्यूएबल नहीं रहती जितनी कि इंडिया में इक्विवेलेंट अमाउंट हो सकती है। सबसे पहले टैक्सेस और टेक होम सैलरी की बात करें। अमेरिका में फेडरल और स्टेट टैक्सेस के बाद $100,000 की सैलरी करीब $70,000 to $75,000 पर ईयर रह जाती है, यानी लगभग $5,800 to $6,200 पर मंथ। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट सेविंग्स और अन्य डिडक्शंस के बाद एक्चुअल यूजेबल इनकम और भी कम हो जाती है। दूसरी ओर इंडिया में 30 लाख रुपीस की सैलरी पर इफेक्टिव टैक्स रेट लोअर होता है और कई बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिससे टेक होम सैलरी कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। अमेरिका में रेंट सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजेलिस जैसे शहरों में एक डिसेंट 1 BHK अपार्टमेंट का रेंट $2,500 to $4,500 पर मंथ हो सकता है। यहाँ तक कि टेक्सास और फ्लोरिडा जैसे रिलेटिवली सस्ते स्टेट्स में भी रेंट $1,500 to $2,500 पर मंथ के बीच हो सकता है। इंडिया में उसी क्वालिटी का 1 BHK अपार्टमेंट मेट्रो सिटीज में 30,000 to 60,000 रुपीस पर मंथ में मिल जाता है, जो सिग्निफिकेंटली चीपर है। हेल्थ केयर का कॉस्ट अमेरिका में बहुत ज्यादा होता है। एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के लिए $300 to $800 पर मंथ खर्च करने पड़ सकते हैं और इमरजेंसी मेडिकल बिल्स हजारों डॉलर्स में जा सकते हैं। इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर भी कंपैरेटिवली बहुत अफोर्डेबल है और कई एम्प्लॉयर्स फुल कवरेज प्रोवाइड करते हैं। फूड और यूटिलिटीज का खर्च भी अमेरिका में ज्यादा होता है। ग्रोसरी प्राइसेस इंडिया की तुलना में 2 to 3 टाइम्स तक हो सकते हैं और डाइनिंग आउट करना भी काफी महंगा पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादातर सिटीज में उतना एफिशिएंट नहीं होता, जिससे कार रखना एक नेसेसिटी बन जाता है। कार इंश्योरेंस, गैस और मेंटेनेंस पर $500 to $1,000 पर मंथ खर्च हो सकता है, जबकि इंडिया में ये कॉस्ट बहुत कम होती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो ये सब्जेक्टिव फैक्टर है। कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि अमेरिका में क्लीन एयर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडर्न अम्यूनिटीज मिलती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली सपोर्ट और कल्चरल लाइफस्टाइल के लिहाज से इंडिया भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो $100,000 की सैलरी अमेरिका में इंडिया में कितनी सैलरी के बराबर होगी? अगर सिर्फ एक्सपेंसेस को देखें तो अमेरिका में $100,000 पर ईयर कमाने का रियल परचेसिंग पावर इंडिया में 25 to 30 लाख रुपीस पर ईयर कमाने के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर सेविंग्स पोटेंशियल और फाइनेंशियल फ्रीडम को देखें तो इंडिया में 30 to 35 लाख रुपीस की सैलरी अमेरिका में $120,000 to $150,000 कमाने के बराबर इम्पैक्ट दे सकती है। अंत में ये पूरी तरह से लाइफस्टाइल, प्रायोरिटीज और पर्सनल चॉइसेस पर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रायोरिटी हाई सेविंग्स,
फैमिली सपोर्ट और लोअर एक्सपेंसेस हैं, तो इंडिया बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एनवायरनमेंट और करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मैटर करती हैं, तो अमेरिका एक अच्छा चॉइस हो सकता है। परचेसिंग पावर पैरिटी (PPP) का सही तरीके से यूज करने के लिए सिर्फ एक्सचेंज रेट पर डिपेंड नहीं किया जा सकता, बल्कि रियल कॉस्ट ऑफ लिविंग को भी समझना जरूरी है। अलग अलग कंट्रीज में सामान और सर्विसेज की प्राइसेस काफी वेरी करती हैं, जिससे सैलरी कंपैरिजन ट्रिकी हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर यूएसए में एक बेसिक मील $15 का है और इंडिया में वही मील 300 रुपीज में अवेलेबल है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में फूड कॉस्ट कंपैरेटिवली बहुत लोअर है, जबकि यूएसए में हायर अर्निंग्स के बावजूद मेजर खर्चों में से एक बन जाती है। हाउसिंग कॉस्ट भी एक बड़ा फैक्टर है। अगर न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को या लॉस एंजलिस जैसे एक्सपेंसिव सिटीज में रेंट देखें, तो एक डिसेंट 1 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए $2,500 to $4,000 पर मंथ खर्च हो सकता है। दूसरी ओर, मुंबई या बेंगलुरु जैसे सिटीज में सिमिलर अपार्टमेंट 30 to 70,000 रुपीज पर मंथ में मिल सकता है। इस गैप की वजह से इंडिया में लोअर सैलरी होने के बावजूद सेविंग्स पोटेंशियल यूएसए की तुलना में बेटर हो सकता है, स्पेशली अगर लाइफस्टाइल ज्यादा लाविश नहीं हो। हेल्थ केयर भी यूएसए में बहुत एक्सपेंसिव है। एक नॉर्मल डॉक्टर कंसल्टेशन $80 to $150 में हो सकता है, जबकि इंडिया में यही कंसल्टेशन $500 to $1,000 रुपीज में पॉसिबल है। इसी तरह यूएसए में हेल्थ इंश्योरेंस की मंथली प्रीमियम $300 to $800 तक हो सकती है, जबकि इंडिया में एक अच्छे प्राइवेट इंश्योरेंस प्लान के लिए $5,000 to $10,000 रुपीज एनुअली खर्च होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को देखें तो यूएसए में कार रखना लगभग नेसेसिटी है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह एफिशिएंट नहीं है। गैस प्राइसेस हाई होते हैं, इंश्योरेंस भी कॉस्टली होती है और मेंटेनेंस चार्जेस भी सिग्निफिकेंटली ज्यादा होते हैं। दूसरी ओर, इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सस्ता और एक्सेसिबल है, जिससे ओवरऑल कम्यूटिंग कॉस्ट काफी लोअर हो जाती है। वर्ल्ड बैंक और OECD के PPP कन्वर्शन के अनुसार यूएसए में $100,000 इंडिया में करीब 21 to 23 लाख रुपीस के बराबर हो सकता है। लेकिन रियल वर्ल्ड फैक्टर्स, लाइफस्टाइल चॉइसेस और पर्सनल एक्सपेंसेस के हिसाब से यह फिगर वेरी कर सकता है। कुछ केसेस में 30 लाख रुपीस की सैलरी इंडिया में $120,000 से ज्यादा इम्पैक्ट दे सकती है, जबकि कुछ हाई एंड लाइफस्टाइल्स में ये गैप कम हो सकता है। अंत में, डिसीजन पूरी तरह इंडिविजुअल नीड्स, करियर गोल्स और लिविंग प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करता है। यूएसए में हाई सैलरीज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलता है, जबकि इंडिया में लोअर कॉस्ट ऑफ लिविंग और फैमिली सपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को आसान बना सकते हैं। सैन फ्रांसिस्को जैसे हाई कॉस्ट सिटीज में रहने वालों के लिए हाई सैलरी भी बेसिक एक्सपेंसेस कवर करने में चली जाती है। गूगल के लिए काम करने वाले इस ड्राइवर की सिचुएशन से ये समझ आता है कि यूएसए में $100,000 पर ईयर सैलरी होना फाइनेंशियल फ्रीडम की गारंटी नहीं है, खासकर एक्सपेंसिव सिटीज में। उनका रेंट ही $3,000 पर मंथ था, जो इंडिया में इक्विवेलेंट करीब 2.5 लाख रुपीस होता है। बे एरिया में हाउसिंग इतनी महंगी है कि कई प्रोफेशनल्स भी शेयर्ड अपार्टमेंट्स में रहने को मजबूर होते हैं। रिलेटिवली सस्ते एरियाज में भी 1 बेडरूम अपार्टमेंट के लिए मिनिमम $2,000 रेंट देना पड़ता है।
जो इंडिया के मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज में भी रहे हैं। हाउसिंग के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च टैक्सेस होते हैं। फेडरल, स्टेट और लोकल टैक्सेस मिलाकर यूएसए में सैलरी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा गवर्नमेंट को चला जाता है। कैलिफोर्निया जैसे हाई टैक्स स्टेट्स में अगर कोई $100,000 कमाता है तो टैक्स डिडक्शंस के बाद एक्चुअल टेक होम सैलरी लगभग $70,000 या उससे भी कम हो सकती है। इसके मुकाबले इंडिया में 3 मिलियन रुपीस की सैलरी पर टैक्सेस लोअर होते हैं और टेक होम इनकम ज्यादा बचती है। हेल्थ केयर यूएसए में सबसे महंगे खर्चों में से एक है। अगर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड इंश्योरेंस ना हो तो इंडिविजुअल को $600 to $1,000 पर मंथ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में खर्च करने पड़ सकते हैं। एक बेसिक डॉक्टर कंसल्टेशन भी $80 to $150 तक हो सकती है, जो इंडिया की हेल्थ केयर कॉस्ट्स की तुलना में काफी ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक बड़ा खर्च है, क्योंकि यूएसए में पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह एफिशिएंट नहीं है। कार रखना नेसेसिटी बन जाता है, जिसके लिए मंथली कार लोन पेमेंट्स, गैस प्राइसेस, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस मिलाकर मिनिमम $500 to $1,000 पर मंथ खर्च हो सकते हैं। इसके मुकाबले इंडिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अफोर्डेबल है और पर्सनल व्हीकल की मेंटेनेंस भी कम खर्चीली होती है। ग्रोसरीज और डेली एसेंशियल्स भी यूएसए में काफी महंगे होते हैं। सैन फ्रांसिस्को जैसे सिटीज में मंथली ग्रोसरी बिल $600 to $1,000 तक जा सकता है, जबकि इंडिया में सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए $30,000 to $40,000 में ग्रोसरीज मैनेज हो सकती हैं। इस केस स्टडी से साफ होता है कि हाई सैलरी यूएसए में गारंटीड सेविंग्स और लग्जरी लाइफस्टाइल का इंडिकेशन नहीं है। इंडिया में 3 मिलियन रुपीस सैलरी पर रहने वाला व्यक्ति हायर डिस्पोजेबल इनकम और बेटर सेविंग्स पोटेंशियल रखता है, जबकि यूएसए में $100,000 कमाने वाला व्यक्ति हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग और हेवी टैक्सेशन की वजह से फाइनेंशियली ज्यादा प्रेशर महसूस कर सकता है। यूएसए में हाई सैलरी का मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होता, खासकर हाई कॉस्ट सिटीज में रहने वाले प्रोफेशनल्स के लिए। न्यूयॉर्क में एक ड्राइवर से बात करने के बाद ये समझ आया कि उनके मंथली एक्सपेंसेस $4,000 से भी ज्यादा थे, जिसमें रेंट, गैस और इंश्योरेंस शामिल था। यानी उनकी एनुअल एक्सपेंसेस लगभग $65,000 या 54 लाख रुपीस थी। इससे ये साफ हो गया कि दिखने में अट्रैक्टिव लगने वाली 6 फिगर सैलरी असल में बेसिक सर्वाइवल के लिए भी चैलेंजिंग हो सकती है। हाउसिंग यूएसए में सबसे बड़ा खर्चा होता है। इंडिया में जहां 1 बेडरूम अपार्टमेंट आमतौर पर 700 to 800 स्क्वायर फीट का होता है, वहीं यूएसए में मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ये सिर्फ 200 to 300 स्क्वायर फीट का भी हो सकता है। यहाँ पर स्क्वायर फुट रेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड में बड़ा फर्क आता है। 1 घंटे की दूरी पर रहने से रेंट कम किया जा सकता है, लेकिन इससे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल इवेंट्स और कल्चरल एक्सपीरियंसेस मिस करने का रिस्क भी रहता है। फूड एक्सपेंसेस भी यूएसए में काफी ज्यादा है। यहाँ बाहर खाना बहुत महंगा पड़ता है। एक सिंपल मील जिसमें 2 बर्गर्स, फ्राइज और ड्रिंक्स शामिल हो, उसका प्राइस $46 यानी करीब 3,800 रुपीज आता है। रेस्टोरेंट में एक नॉर्मल मील का कॉस्ट $30 to $70 तक हो सकता है। यूएसए में टिपिंग कल्चर एक और एक्स्ट्रा खर्च जोड़ता है, जहां कस्टमर्स से हर बिल पर 10 to 20% तक टिप देने की एक्सपेक्टेशन होती है।
यहाँ तक कि सेल्फ सर्विस कियोस्क पर भी टिप मांगी जाती है, जिससे डाइनिंग एक्सपीरियंस महंगा और कंफ्यूजिंग बन जाता है। ट्रांसपोर्टेशन भी यूएसए में बहुत महंगा है। सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस जैसे सिटीज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट एफिशिएंट नहीं है, इसलिए प्राइवेट व्हीकल्स या उबर जैसी राइड शेयरिंग सर्विसेज पर डिपेंड रहना पड़ता है। छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए उबर राइड भी $20 to $30 यानी करीब 2000 to 3000 रुपीज आती है, जिससे डेली कम्यूटिंग का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। कार्स यहाँ इंडिया से सस्ती मिलती हैं, लेकिन इंश्योरेंस और मेंटेनेंस के चार्जेस ओवरऑल कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। कार रेंट के लिए भी $700 यानी करीब 58,000 रुपीज खर्च करने पड़े, जो मोबिलिटी के हाई कॉस्ट को दर्शाता है। सैन फ्रांसिस्को जैसे सिटीज में क्राइम और होमलेसनेस बढ़ चुके हैं, जो यूएसए में रहने के एक और बड़े चैलेंज को दर्शाते हैं। यहाँ कार ब्रेक-इन्स और पेटी थेफ्ट बहुत कॉमन है, क्योंकि कैलिफोर्निया में एक लॉ है जिसे प्रॉप 47 कहा जाता है। इस लॉ के तहत $950 से कम वैल्यू की चोरी फेलिनी नहीं बल्कि मिसडिमीनर मानी जाती है, यानी कोई व्यक्ति बार बार चोरी कर सकता है और उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। इसी वजह से कई स्टोर्स फाइनेंशियल लॉस झेल रहे हैं, क्योंकि शॉपलिफ्टिंग इंसिडेंट्स पर सिक्योरिटी पर्सनल भी कोई एक्शन नहीं लेते। ड्रग एडिक्शन और होमलेसनेस यूएसए में एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, खासकर सिलिकॉन वैली जैसे टेक हब्स में। हेल्थ केयर यूएसए में सबसे महंगे खर्चों में से एक है। इंडिया की तुलना में यहाँ डॉक्टर कंसल्टेशन और मेडिकल प्रोसीजर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली हैं। एक नॉर्मल डॉक्टर विजिट $600 यानी करीब 54,000 रुपीज का हो सकता है, जबकि एक बेसिक ब्लड टेस्ट के लिए $2,000 यानी 1.67 लाख रुपीस तक खर्च करने पड़ सकते हैं। इमरजेंसी मेडिकल केयर का खर्च तो और भी ज्यादा होता है। बिना हेल्थ इंश्योरेंस के यूएसए में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि छोटी छोटी मेडिकल इमरजेंसीज भी फाइनेंशियल बर्डन बन सकती हैं। लाइफस्टाइल और वर्क कल्चर भी यूएसए और इंडिया में काफी अलग हैं। जहां इंडिया में एम्प्लॉइज 10 to 12 आवर्स तक बिना ओवरटाइम पे के काम करते हैं, वहीं यूएसए में वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर है। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्स होते हैं और ओवरटाइम का प्रॉपर कॉम्पनसेशन दिया जाता है। प्रमोशंस और सैलरी इंक्रीमेंट्स भी जल्दी होते हैं, जिससे कुछ ही सालों में लोग $250,000 तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन यूएसए में जॉब पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यह 1B वीजा लॉटरी सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है और इंटरनेशनल प्रोफेशनल्स के लिए वर्क अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड होती हैं। अगर ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए तो $100,000 की यूएसए सैलरी को इंडिया में 30 लाख रुपीस से कंपेयर करना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। एक्चुअल सेविंग्स और क्वालिटी ऑफ लाइफ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे लोकेशन, स्पेंडिंग हैबिट्स और लाइफ स्टाइल चॉइसेस। कई इंडियंस यूएसए में फ्रूगल लाइफस्टाइल अपनाकर अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं और इंडिया में पैसा भेजते हैं। इसी वजह से इंडिया हर साल करीब $125 बिलियन की रेमिटेंसेस रिसीव करता है। वहीं कुछ लोग छोटे टाउन्स में सेटल होकर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी एक नैरो स्लाइस ऑफ रियलिटी को कैप्चर करता है। अमेरिका में इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर क्वालिटी और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज बेहतर हैं, लेकिन हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस और सोशल इश्यूज भी बड़े चैलेंजेस हैं।
जो इंडियंस यूएसए जाते हैं वे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ सर्वाइव और थ्राइव करना पर्सनल सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, जबकि कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस के साथ स्ट्रगल करते हैं। इसलिए रिलोकेशन का डिसीजन वायरल सोशल मीडिया कंपैरिजंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि एक थरफ फाइनेंशियल एनालिसिस के बाद लिया जाना चाहिए।